अब हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, हमने जो पढ़ा है वो आपको जानना जरूरी है। पहले तो यही जानना जरूरी, कैसे करें आंसर राइटिंग। जिससे ये पता होगा वही कर सकता है, नहीं तो बहुत अच्छा और मेहनत करने के बावजूद भी कंटेंट अच्छे से रिप्रेजेंट ना हो। मेरे पास कॉपी आएगी, मुझे क्या पता कॉपी मेल की या फीमेल की। कॉपी की तो क्या हो रखी है, कोडिंग। ऊपरी हिस्से पे रोल नंबर एक्सेट्रा लिखे जाएंगे। वो उतना पन्ना पटेगा और उस पर एक कोड बनेगा हर एक आदमी का। उसे कहते हैं कोडिंग करना। तो फिर हमें नहीं पता ये कॉपी किसकी है, मेल की फीमेल की। क्वेश्चंस ये पहली बार दे रहा है मेल या चौथी बार दे रहा है, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं इस बात से। तो मेरे सामने तो एक आंसर है और मुझे तो उत्तर देने हैं, उसके नंबर देने हैं उसके ऊपर। दैट्स ऑल। तो कैसे आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग करते हुए सबसे पहला ध्यान तो किस बात का रखें, वर्तनी शुद्धि। यानी जो भी आपकी स्पेलिंग्स हैं वो क्या रखें, बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं तो आप कॉपी देखो मेंस की, अगर आपने मेंस दिया हो, जहां जहां गलती है ऐसे कर रहा है बिल्कुल क्लियर आउट करके एकदम। दोनों में बेनिफिशियल है, जहां आपकी पकड़ अच्छी हो। अगर आपके थॉट्स इंग्लिश में आते हो और एक्स्ट्रा टाइम ना लगता हो तो इंग्लिश बढ़िया है। लेकिन आपके थॉट्स तो आ रहे हैं हिंदी में, और आप जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कर रहे हैं क्या, इंग्लिश में। कि कैन लगाऊं या कुड लगाऊं, अगर ये नौबत आ गई तो छोड़ दो एकदम, इंग्लिश हिंदी में लिखो आराम से। जहां आपके विचार आते हो आराम से अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला मामला है। कलम रुकनी नहीं चाहिए, जिस वे में भी आप लिखते हो, इंग्लिश में या हिंदी में। हम दोनों में तैयार है, हर क्वेश्चन दोनों में है, सारे मैटर दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। ये अभ्यास का मामला है, आहिस्ता आहिस्ता आप जान जाएंगे। गलतियां जहां होंगी वो है छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। दूसरी, छोटी मात्रा ई की, बड़ी ई की मात्रा। बहुत कम बाकी गलतियां होंगी। ये दो बहुत कॉमन गलतियां होंगी। अगर आपने थोड़ा सा व्याकरण पे काम कर लिया है, एक दिन दो दिन चार दिन, तो बस आपने अपनी समस्या हल कर ली है। या तो मैं आपकी कॉपी चेक करके उसमें कमियां ढूंढता फिरूं, या कंटेंट क्वालिटी चेक करूं। तो आपके कंटेंट क्वालिटी चेक करना मेरा पहला उद्देश्य है, लेकिन आपने तो मेरा ऑब्जेक्टिव बदल दिया है। आपके तो मैं कमियां पा रहा हूँ और मैं क्या हो रहा हूँ इससे इरिटेट, यार क्या लिखा हुआ। तो उससे नंबर कटने हैं, तो पहला काम तो ये है। सेकंड काम, किसी को अच्छा आंसर लिखना हो तो वो क्या करे। पहला तो कंटेंट होना चाहिए। जब मेरे पास कंटेंट ही नहीं है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सेकंड चीज है कंटेंट। और कंटेंट भी कैसा, ये मेंस एग्जाम है। एनालिसिस, एनालिसिस क्वेश्चन बताऊं मैं जरा एक बार आपको, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ आना है। दुर्भाग्य से मेरी रफ्तार बहुत तेज थी, और मैं तो दो क्लासों में क्या खत्म कर दी, उत्तराखंड के प्राचीन काल तक का इतिहास। वो दोनों क्लासों के लिंक मैं आपके पास भेज दूँ, आप घर बैठ के आराम से देखना। और उनके जो क्वेश्चंस थे वो मैं आज लेके आया था, कि अब ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन आ रखा है पीछे 2012 में, ये आ रखा है 16 में, ये आ रखा है 16 में। ठीक, और ये बनाए थे हमने मॉक क्वेश्चंस। इसी ये लिखना था किसी को, यही लिखवाना है हमें, घर नहीं लिखवाना। घर तो टेस्ट की बात अलग है, कलम चले तो यहीं चले और सारी कमियां भी पता लग जाए तुरंत ही। इस कुर्सी पे बैठ के और घर बैठ के लिखने में धरती आसमान का अंतर है। यही अंतर है एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के लिखना और बाहर बैठ के। बाहर कमी बता देगा कोई भी आदमी, और उसे अंदर बैठा के दिखाओ जरा, एक बार लिखवा के तब पता लगे उसे। तो इसीलिए यहाँ बैठ के लिखना सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन तैयार है, हम पीडीएफ हाथ में देंगे, बाकायदा सीट देंगे प्रॉपर, जो एग्जाम में आने वाली है आपके पास, और तब क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक, कंटेंट क्या चाहिए, एनालिसिस। क्वेश्चन सुनाता हूँ आपको मैं। उन कारणों की समीक्षा कीजिए कि भारत में पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में ही क्यों प्रारंभ हुआ। रेनेसां मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया 19th सेंचुरी, रिविव इट्स कॉजेज। इसके कारणों की समीक्षा कीजिए कि ये सन 1800 के बाद ही क्यों शुरू हुआ। अब पढ़ रहे हो आपने सब कुछ,
आपको याद आ गया, ब्रह्म समाज भी, प्रार्थना समाज भी, सत्यशोधक समाज भी, कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, राजा राम मोहन राय भी, आपको सब आ गए हैं याद। लेकिन वो किसी एक को नहीं पूछ रहा है, वो इस पूरी फिल्म की कहानी पूछ रहा है। इसी का नाम है एनालिसिस। सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन अपने से पूछो, और जो भी टॉपिक और कंटेंट हो वो ऐसा डेवलप हो कि चिंता ना हो जरा सी भी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज तो यहाँ सन 1600 में आ गया, 200 वर्ष तक तो उन्होंने कुछ भी सुधार नहीं किए हो तो नाम बता दें। कोई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति वो लेके आए नहीं, 1835 में आए वो तो। सती प्रथा कब खत्म की? 1829 में की है। तो 1800 के बाद ही क्यों चले, अर्थात 19th सेंचुरी में ही क्यों चले? कोई बात होगी, वही कारण पूछ रहा है कोई आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पहले कारण तो निकल के आ गया तुरंत एकदम। डिक्लाइन एरा ऑफ मुगल एम्पायर एंड दियर एक्टिविटीज, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसका अंत हो रहा था। पहली बात तो ये थी। दूसरा, दूसरा क्या था? बिल ऑफ राइट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक राइट पास हुआ था, बिल ऑफ राइट 1698 में, 1689 में, 1689 में, बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट, ये था वो बिल ऑफ राइट। इंग्लैंड, इसने ही दुनिया में पहली बार मानव अधिकारों को स्थापित किया था। और क्या है? रेस्ट्रिक्टिंग द मोनार्की, कि जो राजा के अधिकार है वो सीमित होंगे, तुम मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जो पार्लियामेंट है इसके राइट की सुप्रीमेसी होगी। क्या कहा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर इलेक्शन होगा, फ्रीक्वेंट पार्लियामेंट होगी, एक का राज नहीं होने का, राइट टू पिटिशन, मुझे याचिका दायर करने का अधिकार होगा अगर मैं पीड़ित हूं तो। ये सब अधिकार जब ब्रिटेन के अंदर मिले तो ब्रिटेन ने इसे अपने यहाँ और अपनी कॉलोनीज में भी इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया, कहीं कंप्लीटली और हमारे यहाँ पार्शली, आंशिक रूप से। कारण मिलने शुरू हो गए। भारत में पत्रकारिता का उदय बहुत देर से हुआ, तो जनमानस के मुद्दे वो उठा नहीं पाए, उसके बाद उठाए। ठीक है। समाज सुधारकों की नई पीढ़ी आई, उन्होंने अपनी बातें मुद्दे उठाए, जिनमें सबसे पहले कौन थे? पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। दो दो क्वेश्चन आ चुके मेंस के अंदर इसी बार ही। अपर के मेंस में राजा राम मोहन राय पे दो क्वेश्चन आए, एक बार फिर दूसरी बार। और पहले पेपर में आने के बाद जब दूसरी बार आया तो लोगों ने क्वेश्चन तुरंत पकड़ लिया, और अगले पेपर में उसे और बेस्ट लिखा कि संवाद कौमुदी चलाया, जो अखबार था मिरातुल अखबार वो चलाया। यानी ऐसे बहुत सारे सुधार इन लोगों ने किए। महिलाओं के लिए सुधार किए, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब कुप्रथाओं का बंद किया, शारदा एक्ट आया। तो क्वेश्चन समझ गए आप? यानी क्या? वर्तनी की शुद्धि, कंटेंट विद एनालिसिस, ऐसा हो कि अभी क्वेश्चन लिखना पड़े, आप तैयार हो। तीसरा क्या हो? मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्यों मानूं? इसलिए मानो, हम सरकार की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, हमारे पास इस इंडेक्स की रिपोर्ट है, भारत में इतनी गरीबी है तो रिपोर्ट, इंडेक्स, रिपोर्ट, इंडेक्स, और क्या इन्हें कह सकता हूं मैं? फैक्ट, कि तथ्य और तर्क का संयोजन हो। तथ्य और तर्क मतलब क्या? कंसेप्ट, अवधारणा। अगर इनका बैलेंस उपयोग है फिर मेरी हिम्मत ने मैं आपकी बात काट दूं, फिर तो मैं आपकी बात मानने को मजबूर हूं, और मैं नंबर दूंगा, कोई रत्ती भर भी डाउट नहीं बिल्कुल भी। तो पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, सेकंड कंटेंट पे पकड़ हो, थर्ड फैक्ट और कंसेप्ट का समायोजन हो बढ़िया वाला। अगला क्या हो? जब मैं आपका पहला पैराग्राफ पढ़ लूं तो पहले पैराग्राफ के बाद जहां बात खत्म होगी अगली बात वहीं से स्टार्ट होगी। तो क्या क्वेश्चंस में चाहिए? पहले तो मुझे ये सिखाना, ताकि जब आप इस बात को एग्जाम में इंप्लीमेंट करें, अभी आंसर राइटिंग में इंप्लीमेंट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता कमियां दूर होनी शुरू हो जाए। कॉन्टिन्यूटी,
यानी निरंतरता, निरंतरता अगर प्रश्न के अंदर है तो आपके अंदर एक फ्लो मेंटेन हो रहा है बाकायदा। पढ़ना वाला उस फ्लो में चल रहा है कि इसने प्रश्न क्या लिखा, ये प्रश्न कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक, मतलब नंबर मजाक खेलने वैसे आ जाएंगे। नंबर आने के लिए तो पहले दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, कैसे कैसे अच्छा करना है, एक आम उत्तर से हमारा उत्तर कैसे अच्छा हो जाए। और क्या करें हम आंसर राइटिंग में, और क्या हो सकता है, क्या नाम है, सपना जी। और क्या हो सकता है आंसर राइटिंग में, कैसे अच्छे आंसर्स आ जाएं। दुनिया भर की बातें लिखनी है, हमारे पास क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ, कुछ कोटेशंस, हमारे पास कुछ क्या हो, स्टेटमेंट्स, हमारे पास कुछ कोटेशन, कुछ स्टेटमेंट, कुछ सुक्तियां। अगर ये हैं तो मेरी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। 2 लाइन की बात 2 पैराग्राफ से अधिक इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आप प्रेजेंटेशन करना जानते हो तो स्टार्टिंग में, बीच में और अंत में हम कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे का तो ये कोर सेक्शन है जहाँ कम शब्दों में आपको अधिक बातें कहनी पड़ती हैं, तो उसका तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। यानी आपके पास महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, एटसेट्रा, अंबेडकर का, बड़े बड़े आदमियों के उद्धरण, कही गई बातें, एटसेट्रा कोट करने के लिए कोटेशंस होनी चाहिए। ये आपकी बातों को प्रभावित करते हैं। जो इस पे वर्क नहीं करने का उस पर रातों रात तो आने के नहीं है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जब आप क्या बनाओगे, छोटे छोटे सिनोप्सिस, सेक्शन बाय सेक्शन। महिलाओं के लिए आपके पास कुछ कोटेशन से 3-4, जब इस्तेमाल करने को आएगा तो आप कर लेंगे। पर्यावरण के लिए आपके पास अलग है, समाज के लिए आपके पास अलग है, साइंस के लिए आपके पास अलग है। तो हर चीज में आपने थोड़ा बहुत काम कर रखा है। बिना काम करे नंबर नहीं आने वाले। ऐसे को टॉपर नहीं बनने का कि भगवान मेहरबान हो जाए, उसमें उतना दम भी हो उसके आंसर में, क्योंकि नंबर तो आंसर से ही मिलने हैं। क्या करें और आदमी अच्छे आंसर कैसे आ जाएं। आंसर्स 2 प्रकार के होंगे, एक होगा बेसिक आंसर्स और एक होगा एडवांस आंसर्स। बेसिक और एडवांस। बेसिक में तो क्या बताया, नो कोटेशन, नो स्टेटमेंट, कोई सुक्ति नहीं है, कोई उद्धरण नहीं है उसके पास। उसने सिंपल शब्दों को, भू प्लस कंपन को भूकंप कहते हैं, इसके कारण ये है, इसका ये है, तो एवरेज नंबर देगा बिल्कुल वो। दुर्भाग्य से ऐसा होता है, अपने हाथ का लिखा हुआ लगता है जैसे भगवान आके लिख रहा हो, और ये तो कमाल लिखा हुआ तूने तो बस आज। जब दूसरा चेक करता है तो पता लगता है कितनी कमियां रहेगी इसके अंदर और क्या इंप्रूव कर दूं उसमें। ठीक, तो बेसिक आंसर्स में निरंतरता का अभाव मिलेगा, सामान्य बातें लिखी हुई होंगी, और प्रेजेंटेशन नहीं होने का। अगर कोई आदमी क्या, कंटेंट दमदार हो उसका, साथ में क्या हो उसका, बेहतरीन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा हो, और अब उस क्वेश्चंस में उसके पास कोटेशन भी है, उसके पास स्टेटमेंट भी है, उसका कंटेंट भी दमदार है, अर्थात फैक्ट एटसेट्रा सब मजबूत हैं। रिपोर्ट की बात करो उसको कुछ याद है, इंडेक्स की बात करो वो कहीं ना कहीं कोट कर सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कहता है, मानव विकास रिपोर्ट ये कहती है, ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोडक्ट ये कहता है, जीईपी एटसेट्रा। ठीक, प्रेजेंटेशन हो, इन प्रेजेंटेशन में क्या क्या सामान हो कि कहीं भी जरूरत पड़ती हो तो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो। फ्लो चार्ट, जरूरत पड़ती हो तो किसका इस्तेमाल करो, डायग्राम्स बनाओ। कैसे, पॉइंट फॉर्म में बातों को लेके आओ। जरूरत पड़ती हो तो क्या कर दो, अलग अलग प्रकार से प्रेजेंटेशन के तरीके हैं। कैसे, जरूरत पड़ती है तो मैप बनाओ। ज्योग्राफी में तो मैपिंग आपके नंबर बूस्ट करेगी तुरंत एकदम बिना किसी डाउट के। अभ्यास करके रखो वर्ल्ड और इंडिया के मैप का तुरंत। वो पूछ रहा है बाकायदा, अभी क्वेश्चन आया मेंस के अंदर, विश्व के प्राकृतिक संसाधनों को बताइए, खास तौर से लोहे के। अभी दोबारा पेपर हुआ है यूपीएससी यूकेपीएससी मेंस का, उसमें क्वेश्चन आ रखा था ये, विश्व के लोहे के संसाधन। तो आप अगर मैप पे लोकेट कर दें और नीचे उनके बारे में लिख दें तो नंबर पूरे बात खत्म, क्योंकि वो मैप देखते समझ जाएगा इसने तो पूरे वर्ल्ड की हर बात ये लिखी हुई है। ये रहा किरुना गोलीवियर, ये रहा यूएसए के, ये रहे साउथ अमेरिका के, ये रहे अफ्रीका वाले, एटसेट्रा। तो प्रेजेंटेशन हो। दूसरा क्या हो, हर क्वेश्चन के अंदर 3 मेन सेक्शन हैं। एक सेक्शन का नाम तो क्या है,
इंट्रोडक्शन, एक सेक्शन है उसकी बॉडी और एक है उसका कंक्लूजन। इन्हें मैनेज वही कर सकता है जो सबसे पहले एक काम कर सकता हो। नंबर एक पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़े और क्या करे, कीवर्ड्स, क्या करे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस महत्वपूर्ण शब्द को देखो। समीक्षा करवा रहा है, क्रिटिकल एवेल्युएशन करवा रहा है। क्रिटिकल एवेल्युएशन क्या करवा रहा है, टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। इस वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हम दे देंगे हर वर्ड की, कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या लिखना है आपको। 2 पेज की पीडीएफ है बस, ठीक, अभी लेके जाना आप। तो पहले कीवर्ड देखो एक बार, और स्टार्टिंग का 1-2 पैराग्राफ बहुत कम बैकग्राउंड के साथ, बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनानी है, एकदम पॉइंट पे आना है तुरंत एकदम। आप पे 100-150 तो वर्ड ही है, अगर आपने 20-30 ऐसे खर्च कर दिए तो कोई नंबर तो मिलना नहीं है। जहां लिखने लायक बिंदु थे वहां आपके पास अब कम वर्ड है, और अधिक लिखोगे तो पेपर छूटना है, पक्की बात है। इतनी हाई स्पीड पेपर खामा पूरा होता है, मतलब ही नहीं है। पूरे दम लगा दें, 1 मिनट भी दिमाग में फालतू बात ना आए और तब भी पूरा हो जाए तो भगवान का शुक्र है। अब ये वर्ड मैनेजमेंट है। 1 मिनट में जो स्पीड है वो 20 वर्ड्स की आएगी, लेकिन ये पहले क्वेश्चन से ही आ जाए बस। ये 1 घंटे बाद तो आएगी, मेरी गारंटी है, आप पेपर देकर देखना मेंस का, लेकिन ये पहले 1 घंटे में नहीं आती। पहले 1 घंटे में आदमी रिलैक्स से बड़े आराम आराम से लिख रहा है, उसे लग रहा है सारी क्वालिटी दिखा दे इसे, और जैसे ही 1 घंटे में उसके 4 सवाल, उसे लगा 20 बज रहे, ओ तेरी यार क्या करेगा, दमादम स्पीड बढ़ा फटाफट। तो अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन स्पीड बढ़ने के साथ ही कंटेंट और राइटिंग ये दोनों मैटर करती हैं। अगर कोई ने मैच कर ले गया, और जो मैंने बताया अभी कि एडवांस राइटिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ये भी मेंटेन, फिर सोचता है कहाँ डायग्राम बनाएगा, दमादम पूरा कर फटाफट, अगले बचल अगले बचल। तो ये मैनेज करना है, इसी का नाम प्रैक्टिस है। ये हम करेंगे क्लास के अंदर यहीं बैठ के, कि इसमें क्या आ सकता था, मॉडल आंसर हम देंगे सारे प्रीवियस क्वेश्चन के, और मॉक के हर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हमें करवानी, इसमें क्या आना था, क्या आपका है, क्योंकि जो चेक करेगा उसके पास मॉडल आंसर्स है, कि इसमें लगभग ये बिंदु आने थे, क्या आप लेके आ गए इन बिंदुओं को, आ गए तो बहुत बढ़िया बात है, ईश्वर करे आपका नंबर आए। इसी काम के लिए हम सभी इकट्ठा हुए। तो कीवर्ड्स को पकड़ो, कीवर्ड्स बहुत मेन होते हैं, यही बताएंगे लिखना क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक्स, कंटेंट, फैक्ट और कंसेप्ट का समायोजन, कॉन्टिन्यूटी और एक फ्लो मेंटेन हो बाकायदा, और बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो अगर आप नए लिखने वाले हो पहली बार, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐड ऑन करते चले जाओ जितना संभव हो, ठीक। तो अगर कोई आदमी ये मैनेजमेंट कर लेगा तो आशा है एक ही बार में नंबर आ जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं नंबर ना आ सकता हो, लेकिन इसके लिए हमें कई टॉपिक्स पे एक साथ काम करना पड़ेगा। जो लोअर मेंस की बात हम करें, हालांकि अपर पीसीएस का मेंस भी सेम है, वहां कंटेंट ज्यादा है, बस सिलेबस बढ़ गया है, विस्तार हो गया थोड़ा सा। यहाँ सिलेबस वही है, लेकिन वो समेट जाए 2 पेपरों में, वहां समेट जाए 4 पेपरों में, ठीक क्या। तो जो किसी का अपर पीसीएस का मेंस भी हो तो तैयारी कर ले अभी से ही। अपर वाले में किसी के नंबर 90 के आसपास हो, और लोअर वाले में 95+ के आसपास हो, तो उसका पीरियड निकल जाएगा, ठीक क्या। और 5 6 क्वेश्चन यहाँ भी गलत दे रखे हैं आयोग ने, और वहां भी उसने सही को गलत कर दिया है, सही को जो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं किसी ने आपत्ति लगा दी और आयोग डर गया और उसने एकदम से काट दिया वो क्वेश्चन। तो इससे जो बढ़िया लड़के थे, पढ़ने वाले लोग थे, उन्हें दिक्कत आ गई है। तो हमने आपत्ति बना दी है, अगर आपको आपत्ति चाहिए लगाने के लिए तो हमसे ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको भेज देंगे, और आप आपत्ति आयोग में डाल सकते हैं। प्रॉपर क्वेश्चन ये है, आयोग का आंसर ये है, हमारी आपत्ति ये है, इसके एविडेंस ये हैं, सिस्टमेटिकली। तो अब हमने अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दिए हैं एक साथ 2-3 टॉपिक। एक तो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल, जिसमें उत्तराखंड ही उत्तराखंड है। दूसरे हिस्से में हमने अभी जीएस स्टार्ट नहीं की है, नहीं की है, हम वेट कर रहे हैं काश रिजल्ट जल्दी आ जाए, क्योंकि हम तो दमादम उड़ा देंगे पूरा गेम,
क्योंकि यहाँ पढ़ाना नहीं है, यहाँ तो की पॉइंटों को रिवाइज करवाना, मुझे बताना जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब कुछ है क्या और इस पे क्या क्वेश्चन आने वाला है। ये लो 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन और ये लो 10 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, 125 वर्ड, 200 वर्ड वाले या 100 वर्ड वाले। ठीक, ऐसे ही आर्ट और कल्चर, आर्ट और कल्चर। तो आर्ट और कल्चर हमने स्टार्ट किया, 2 क्लास ली हैं। उत्तराखंड स्टार्ट किया, 2 क्लास ली हैं। यहाँ हम प्राचीन भारत तक, प्राचीन उत्तराखंड तक आ चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल। धार्मिक ग्रंथों में क्या एविडेंस है, हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं। प्रागैतिहासिक काल, लाखों उड़ियार, गवारक्षा उड़ियार, इन सब के बारे में पढ़ा है। ठीक, जीएस में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इकोनॉमी और फिर स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सारा भारी सेक्शन सबसे पहले, जो लोगों ने पढ़ा नहीं भारी सेक्शन। हिस्ट्री पढ़ रखी है लोगों ने, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है। जो नहीं पढ़ा प्री में, तो पहले उसके आंसर क्या लिखने हैं। हालांकि सिलेबस सीमित है, घबराने वाली बात नहीं है। हम सिलेबस पकड़ेंगे बिल्कुल और एकदम आंसर राइटिंग करेंगे। तुरंत करने हमें PYQ और हर दिन करने हमें मेंस वाले क्वेश्चन। जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ दिया है यहाँ, प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल। ठीक, तो इसके क्वेश्चन ये रहे जो अब तक आए। काल से शिलालेख पर टिप्पणी लिखिए। काल से शिलालेख पर टिप्पणी लिखिए। आप जरा फोटो खींच लो 2-4 क्वेश्चन के इनके, बस आपका टाइम बच जाएगा। और कल तक इन्हें लिख के लेते आना, ताकि एक बार यहाँ तक की बातें पूरी हो जाए। जो 2 क्लास हमने ली है उसके लिंक आपको हम सेंड कर देंगे, आप उन्हें जरा एक बार देख लो। लेटर एस से मुझे कराने हैं। ठीक है जी, आगे। गवारक्षा उड़ियार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। PCS 2016। लाखों उड़ियार क्या है। उत्तराखंड में कुनिंदो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हमने दिया। उत्तराखंड में कुनिंदो के शासन पर प्रकाश डालिए। अब शासन पर या कुनिंदो के द्वारा उत्तराखंड में किए गए राज पर प्रकाश डालिए। कुनिंदो का राज यहाँ किस रूप में देखने को मिलता है, क्या उसके साक्ष्य हैं। क्वेश्चन अगर घूम जाए क्वेश्चन, जरा अगला क्वेश्चन सुनो। उत्तराखंड में कुनिंद राज के साक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तराखंड से प्राप्त कुनिंद राजवंश के साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तराखंड से क्या क्या प्राप्त हुए इनके, आप कहोगे सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनमें राजाओं के नाम मिले हैं, एटसेट्रा। अगला, उत्तराखंड में प्राचीन काल के साम्राज्यों पर प्रकाश डालिए। प्राचीन काल के साम्राज्यों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। तो प्राचीन काल में जो राजवंश उत्तराखंड में हुए हैं वो कौन थे। कुनिंद, शक, कुषाण, गुप्त, नाग, मोखरी और हर्ष। अब इनका विस्तृत उल्लेख करना है। 100 से 150 वर्ड का क्वेश्चन है। इसने सारे इकट्ठे पूछ लिए। टिप्पणी के रूप में क्या करना आपको, हर एक के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। हर एक के ऊपर एक टिप्पणी, कम से कम 50 वर्ड की तैयार रखिए। किसी एक के बारे में आ सकती है। ये बन गई इतने शॉर्ट नोट जो 2.5 नंबर में आप पे आने वाले हैं। 2.5 मार्क्स और 50 शब्द। ऐसी 4 टिप्पणी वो देगा 10 नंबर में आपको। तो आप हर एक पे टिप्पणी लिख लो, कहाँ, यहाँ। मोखरी राजवंश और उत्तराखंड, इतना वर्ड दे सकता है बस वो ओनली। ठीक क्या। इसके अलावा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तराखंड से संबंधित रामायण कालीन साक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तराखंड से संबंधित रामायण के जो साक्ष्य हैं वो क्या हैं। ऐसे ही सेकंड वर्ड जो का तो महाभारत। उत्तराखंड से संबंधित महाभारत काल के साक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। ये महाभारत के आ गए। एक वर्ड और हटा दूं क्या, उत्तराखंड से संबंधित बौद्ध काल और बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन और हैं। रामायण, महाभारत, बौद्ध काल, पुराण।
तो उत्तराखंड से संबंधित वैदिक काल के साक्ष्य, पुराण काल के साक्ष्य, रामायण काल के साक्ष्य, ये क्वेश्चन है। 100 वर्ड में पूछेगा, आराम से बताएंगे भाई पैराग्राफ बना के। महाभारत काल के साक्ष्य और बौद्ध काल के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बाहर आने का मतलब ही नहीं, मेंस में क्वेश्चन तो 100% आपका आएगा। अगर आपने लिख रखा है तो कमाल कर दोगे, और पहली बार लिखने में इतना अच्छा नहीं बन पाता कभी कभी। क्या? उत्तराखंड के प्राचीन काल के महत्वपूर्ण अभिलेखों पर टिप्पणी कीजिए। महत्वपूर्ण अभिलेखों पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द इंपोर्टेंट स्क्रिप्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो कौन कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट मिली है? आप कहोगे कॉपर प्लेट मिली है, ताम्र की। क्या कहोगे आप? गोपेश्वर का त्रिशूल लेख मिला है। क्या कहोगे? कालसी का शिलालेख मिला है। क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, फ्रेमिंग करनी है बस, कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इसमें प्राचीन काल के अनोखे अवशेष उपस्थित हैं, जो मंदिर लेखों में, स्तंभ लेखों में, शिला लेखों में और ताम्र लेखों के अंदर देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार से हैं। हर एक के बारे में 2-4 लाइन बता दो, आप काम पूरा हो जाए, छुट्टी। 100 वर्ड कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। बस क्या ध्यान रखना है, पैराग्राफ अच्छे से ब्रेक करना है, ठीक, इंटरकनेक्ट करना है और सिस्टमेटिक बातों को बताना है, ताकि पढ़ने वाला एक बार देखते सारी बात समझ जाए। हेडिंग भी कहीं लिखनी हो तो कोई संकोच नहीं मानना है, बातों को आसान करती है, ठीक। तो जितने महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, एक एक करके, टॉपिक बाय टॉपिक, रामायण, महाभारत, पुराण। क्वेश्चन आ चुका है। पुराण काल के साक्ष्यों को भूगोल के आधार पर बताइए कि क्या भौगोलिक साक्ष्य मिले हैं पुराणों के आधार पर। कि स्कंद पुराण में हम क्या बताए हैं? हिमालय के 5 भाग, उनमें केदार खंड, मानस खंड, सबका उल्लेख है बाकायदा। तो ये वो क्वेश्चन है, इतना हिस्सा पढ़ने के बाद आपको लिख के दिखाने हैं। कल तक का समय है, आप लिख के लेते आना, ठीक। क्या? बौद्ध साहित्य के साक्ष्य कि क्या मिले? तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध अभिलेख। वो किसी एक का नाम पूछ ले आपसे कि उत्तराखंड से प्राप्त त्रिशूल लेख, उत्तराखंड से प्राप्त त्रिशूल लेखों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने का, ये तो हम 1 सेकंड में बना देंगे, बस लिख के अच्छा करना परफेक्ट से। त्रिशूल लेख मिले उत्तराखंड से, तो कल तक इतने में से जितने अच्छे तरह से आप लिख पाओ, कंटेंट पे पहले वर्क करके, और कोशिश ये करना पहला पैराग्राफ आपका बहुत इफेक्टिव हो, कोई भी एक आदमी पढ़ते ही समझ जाए उसे कि हाँ इस आदमी को परफेक्ट नॉलेज है। भूमिकाएं भयंकर नहीं बनाने, जो कहा एकदम उसी पे आना है। क्वेश्चन 50 वर्ड में आ जाए, आपके पास पॉइंट ज्यादा हो तो डैश 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 या .4। कम शब्दों में अधिक बात कहनी है 50 वर्ड के अंदर। तो उम्मीद है यहां तक आप कर लेंगे, ठीक। क्या? कुनिन काल के सिक्के, कॉइन्स ऑफ कुनिन एरा, इनके बारे में बताइए, टिप्पणी कीजिए या अन्य जानकारी। तो यहाँ तक का हिस्सा प्राचीन काल तक का उत्तराखंड के हमने कर दिया है, उम्मीद है आप कर लेंगे। मिलते हैं इससे आगे कल। कोई डाउट रह जाए, कोई समस्या हो तो मेरा नंबर अपने पास लिख लें और मुझे फ़ोन कर दें। सारा फोकस हमारा एक ही बात पे है। लास्ट बात बताऊं, पूरे सिलेबस के तो हमें डेवलप करने हैं की पॉइंट्स। किस लिए? फॉर रिवीजन एंड एनालिसिस। और एकदम से करनी है हमें आंसर राइटिंग, इतना ही हमारे पास समय है। जो इसे मैनेज कर ले जाएगा वो नंबर ले आएगा, जो मैनेज नहीं करने का वो किताब लेके नोट्स बनाता रह जाएगा। यहाँ नोट्स बनाने का समय नहीं है, वो समय चला गया। आज तो मुश्किल 40 दिन बचे हुए हैं। सितंबर में पेपर है, अगस्त का महीना बीच में है, 20 दिन सितंबर के मान लो आप। सितंबर में शायद 15-16 के आसपास है। तो जहाँ 1.5-2 महीना बचा हुआ हो, बस रिजल्ट भी उम्मीद है 1 वीक में आ जाए।
और फिर हम एक साथ 3 टॉपिक लेके चलूंगा मैं एक साथ। एक टॉपिक का नाम होगा उत्तराखंड, दूसरे टॉपिक का नाम होगा जीएस, जीएस में इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक पेपर नंबर 1 और 2 लेटर एंड एसे। हर दिन एक लेटर और हर 2 से 3 दिन पे एक एसे। कंटेंट मैं दूंगा, मैटर मैं दूंगा, एसे का हर पॉइंट मुझे लिखवाना है और आपको उसकी फ्रेमिंग करके लानी है। मुझे आपको बिंदु देने हैं कि इस पैराग्राफ में क्या आने, इस पैराग्राफ में क्या आने, इस पैराग्राफ में क्या आने हैं। और मॉडल ऐसे मैं आपको दूंगा। अपर के लोअर के 100% ऐसे हमारे पढ़ाए हुए थे बिना किसी डाउट के। जलवायु परिवर्तन का हो, ठीक क्या, आपदा का हो, ये सब तैयार है। एक ऐसे में सेक्शन उत्तराखंड का है और एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ पे लेटर और जो हिंदी का सेक्शन है इसमें 6 क्वेश्चन है। ये खरे नंबर हैं बिल्कुल एकदम बेहतरीन। अगर आप ऐसे लिखना सीख जाएंगे तो 2 ऐसे 50-50 नंबर के हैं। और इस 50 नंबर में से हमने अभी बहुत से आदमियों को 26 नंबर, 28 नंबर इतने आ रखे हैं। कॉपी अपने पास अवेलेबल है, इतने नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं, बढ़िया, ठीक है। यानी 60% के आसपास अगर नंबर आप ले आते हैं तो टॉप नंबर है, बढ़िया है। और अगर 100 में से आप 60+ या 60 से ऊपर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके आए। इतने नंबर आ सकते हैं बड़े आराम से। सेम काम यहाँ हो सकता है, यहाँ भी 60 to 65 नंबर बड़े आराम से आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं। 70 भी आ सकते हैं। तो ये 2 पेपर ही गेम घुमा देंगे। लेकिन यहाँ सिलेबस जीएस का काफ़ी बड़ा है, चलना पड़ेगा बहुत तेज़ी के साथ लेके। रिवाइज आंसर, की पॉइंट रिवाइज आंसर, तो इतना आप रिवाइज करके कल तक लिख के लेते आना। कल मुलाकात होगी। अभी आर्ट और कल्चर करवाएंगे वो दूसरे सर एक। जी जी जी, अभी हो गया बस।